हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने झारखंड के जीके का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक का नाम है नागवंशी शासन व्यवस्था, जिसकी आज संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई है। नागवंशियों के प्रथम राजा फणिमुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से अर्थात यानी 1585 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ तक पढ़ने पे समझ आता है कि जो मुंडाओं की शासन व्यवस्था थी वो बाद में नागवंशियों को हस्तांतरित हुई 64 ईस्वी में, और इसके प्रथम राजा हुए फणिमुकुट राय, जिसकी राजधानी सुतियांबे थी। और उन्होंने अपनी जो भी मुंडाओं द्वारा जो व्यवस्था चली आ रही थी उनको किसी भी तरह का परिवर्तन ना करके उन्हीं को आगे संचालित किया। परंतु इस व्यवस्था में परिवर्तन बाद में हुआ, जो कि जब मुग़ल लोग आए थे लगभग 1585 ईस्वी में, अर्थात अकबर के शासनकाल में इसमें परिवर्तन देखने को मिला। मुग़ल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में धीरे धीरे यह एक नियमित रूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। अर्थात नजराना का मतलब ये होता है कि उस जगह पर अगर कोई व्यक्ति कर लेने जाता है तो जितने व्यक्ति सक्षम हैं वो उसे देते हैं, परंतु अगर इसी कर को एक नियमित रूप से दे दिया जाए कि आपको इतने समय में इतना कर देना ही होगा, तो इसे मालगुजारी कहा जाने लगा, जो कि वहाँ पर लगा दिया गया। नागवंशी कालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रियतों-सी नहीं थी, अतः मुग़ल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशीय राजाओं के लिए कठिन हो गया। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटानागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था, जहां 6000 सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया। अर्थात इससे यह पता चलता है कि मुग़ल काल आने के बाद यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं थी कर की, वो सब कुछ चेंज हो गई। पहले नजराना शुरू हुआ, फिर मालगुजारी हुआ, धीरे धीरे यह इतना ही कठिन होता चला गया कि इसको दे पाना राजाओं के लिए मुश्किल हो गई। और इसका परिणाम देखने को मिला कि वहाँ के एक राजा जो कि महाराजा दुर्जन साल थे, उन्हें ग्वालियर में 12 साल तक का सज़ा दिया गया। बाद में उन्हें 6000 का एक नियमित कर देने का सालाना बोला गया, तब जाके उन्हें कैद से मुक्त किया गया। नागवंशियों राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, किंतु यहाँ अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया। नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों के भूय्यर कहा तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उनसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। इसे भूयरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अर्थात वहाँ के लोगों से पहले किसी भी प्रकार का कर लेने का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु राजाओं को अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के लोगों से कर लेना शुरू किया। तो इस प्रकार वहाँ के जो भूय्यर थे वो धीरे धीरे और ख़राब स्थिति होती चली गई। बाद में ये क्या किया गया कि वहाँ पर कर वसूलने के लिए एक जागीरदार को रखा गया, जो एक नियमित रूप से, किंतु यहाँ नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब कोई मुग़ल बादशाह मांगता था। इस अनियमितता कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अब अंग्रेज़ों का आगमन मुग़लों के बाद 1665 में दीवानी मिलने के बाद हुई। आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में पोर्ट विलियम के अधीन रखा।
इस क्षेत्र से जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटानागपुर खास के लिए एस.जी. व्हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। अर्थात मुगल काल में तो जो हुआ सो हुआ। अब अंग्रेज जब आए तब उन्होंने तो इस क्षेत्र को पटना काउंसिल के अधीन रखा, और जब देखा कि यहाँ पर नियमित रूप से कर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए उसने एक अधिकारी भेजा जो कि सिविल कलेक्टर था, जिसका नाम था एस.जी. व्हिटली। परंतु इसको भी इसमें सफलता नहीं मिली। अंग्रेज़ों ने कर वसूलने के कई और तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। जागीरदार प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अर्थात जब कॉर्नवालिस भारत का लॉर्ड बना, तब उसने एक व्यवस्था चालू की थी, अस्थायी बंदोबस्त। इसके तहत जो राजाएं होते थे उनको अब क्या बना दिया गया, जमींदार। अब जागीरदार लोग जो पहले कर वसूलता था उसे हटाकर अब जमींदारों को रख दिया गया, जो कि अब कर वसूलने लगे। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गई। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले माध्यम मात्र रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। नए नए कानूनों एवं नियमें आने लगे, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा, मानकी, पढ़ा, पंचायत आदि विलीन हो गया। संपूर्ण देश साथ साथ छोटानागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। यानी कि कहने का मतलब, नागवंशी और जो मुंडा व्यवस्था थी वो नागवंशी को स्थानांतरित हुई, और इसके बाद मुग़ल लोग इनसे कर वसूलना शुरू किए, जो कि नियमित उतनी नहीं थी, सटीक नहीं था। बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक नियमित कर वसूलने के लिए अधिकारी रखा, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। तब जाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया, जिसमें राजाओं को जमींदार बना दिया गया और वे कर वसूलने लगे, और धीरे धीरे नए नए कानून बनाते गए, और इस प्रकार जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएँ थीं, मुंडा, नागवंशी, ये सब धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगला क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।